हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन इंफ्रा करियर एकेडमी। आज फिर से हम गाला पेपर सेट 2022-23 का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन का एक और पेपर लेके आए हैं, जिसके अंदर हम और 16 नए ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ऐसे अलग अलग वैरायटीज़ के जितने आप ऑब्जेक्टिव करते जाओगे उतना आपको बोर्ड के अंदर कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपके पास आंसर तुरंत निकल के आ जाएंगे, आपके पास नई नई ट्रिक आ जाएगी, नए नए सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो हो सके उतने मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व कीजिएगा। हम ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं कि जितना हो सके मैक्सिमम हम आपको पेपर सेट सॉल्व करवाए, अलग अलग जो हमारे पास ऑथर्स हैं उनके। ठीक है, चालू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ से हम शुरू करेंगे। अलग अलग प्रकार की वैरायटीज़ हमारे पास होती है, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स। एज आई टोल्ड, आपको बताया गया है कि स्टेटमेंट नीचे जो दिया हुआ है वो ट्रू है कि फॉल्स, वो बताना है। मेन बात हम बताना है, लेकिन ऐसा तुक्का नहीं लगाना है। बच्चे वहाँ पे नहीं आता तुक्का लगा दे रहे, तो हमारा ट्राई यही है कि क्यों ट्रू और क्यों फॉल्स, वो आपका दिमाग चलना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन है 5 इज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या, कि क्या 5 यानी कि 5 मेरा इस पोलिनोमियल का जीरो है, यानी कि जीरो का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। क्या मेरी x की वैल्यू 5 है कि नहीं है, वो मुझे चेक करनी है। कई सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सर इसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसका और इसका जीरो निकाल देते हैं। अगर आंसर 5 आता है तो हम कहेंगे यस, लेकिन उससे भी एक शॉर्ट ट्रिक है। ये 5 जो है, ये 5 जो है, उसको हम क्या कर देते हैं, x की जगह पे पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, x की जगह पे पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर सीधा निकल के आ जाएगा। अगर आंसर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे यस 5 इज द जीरोस। अगर आंसर 0 नहीं आता है तो हम कह देंगे नो 5 0 नहीं है। चलिए, P ऑफ x की जगह पे मैं लिखता हूं P ऑफ 0। क्या लिखता हूं, P ऑफ, माफ कीजिए, P ऑफ 5, क्योंकि हमारा जो हमको जो चेक करना है आंसर, वो क्या चेक करना है, 5 चेक करना है। ठीक है, P ऑफ 5। चलो, x की जगह उसकी वैल्यू रखते हैं, x का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स की वैल्यू 5 प्लस 15। चलिए, 5 का स्क्वायर क्या निकलेगा, सीधा 25 माइनस 8 5 जा 40 प्लस 15। तो यहाँ पे देखो 25 प्लस 15 40 माइनस 40 कट होके आंसर निकल गया 0। यस, आंसर 0 आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि 5 यानी कि 5 इज द जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल हमको दिया गया है उसका 0 है, यानी कि स्टेटमेंट जो है वो 100% श्योर ट्रू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है उसमें बताया गया है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट। क्वेश्चन को समझिएगा, नो रियल रूट। अब यहाँ पे रूट्स को समझना पड़ेगा आपको। जब आप डिस्क्रिमिनेंट से इस चीज़ को अगर सोचते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, मेरे d डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आए, या तो d उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आए, तो हम अलग अलग प्रकार के रूट्स के नेचर लिखते थे। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला आपको पता है, d इज इक्वल टू b² - 4ac। हमारा इस फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला के अंदर मैं अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दूँ a b c की, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी d की वैल्यू क्या है। हालांकि आपको डायरेक्ट ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे a भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। क्या है, देखो तीनों की वैल्यू, a भी 1 है, b भी 1 है और c भी मेरे पास 1 है। तीनों की वैल्यू 1 है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में आ ही जानी चाहिए कि बीच में कोई प्रकार की माइनस की साइन नहीं है। यानी कि b का स्क्वायर कितना भी बड़ा कर लूँ, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 है, यानी कि 4 1 जा 4 होके वो आंसर माइनस में ही आने वाला है। यानी कि मेरा d ऑलवेज ऐसे केसेस में 0 से छोटा ही बनने वाला है। 0 से छोटी वैल्यू के लिए हम रूट्स मिलते नहीं हैं, ऐसा लिखते हैं। नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसके कोई प्रकार के रूट मिलते नहीं हैं। आपको याद हो, बता दूं कि अगर ग्रेटर देन हो तो हम लिखते हैं टू डिस्टिंक्ट का मतलब है हम अलग अलग 2 x की वैल्यू को वहां पे पाते हैं। यानी कि यहाँ x की 2 अलग अलग वैल्यूज मिलती है और यहाँ x की 2 वैल्यू जरूर मिलती है, पर x की 2 इक्वल वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है, इक्वल वैल्यू मिलती है। तो ये तीन चीज दिमाग में रखना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हमारा जो पोलिनोमियल है, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माफ कीजिए, उसका
कोई रियल रूट नहीं है तो क्या, हाँ सही बात है, उसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आंसर जो है वो निकलेगा ट्रू। गॉट इट एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। हालांकि आप जब एनसीईआरटी रिफर करते हो, एडवांस लेवल पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये स्टेटमेंट याद ही रख लेना है, ये स्टेटमेंट याद ही रख लेना है। पर वो स्टेटमेंट याद रख लेना है, उससे पहले वो आया कैसे उसकी अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर को पहले तो मैं लिख देता हूं, 1 2 3 4 सम ऑफ अप टू n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, उसका मुझे समेशन ढूंढना है। तो मेरे पास फॉर्मूला तो जरूर है कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। सिर्फ हम वो जान रहे हैं कि ये आंसर, ये स्टेटमेंट निकला कैसे है, ठीक है। हालांकि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, मुझे फिलहाल पता नहीं है। तो मैं चेक कर रहा हूं, मैं फिलहाल चेक कर रहा हूं कि क्या ये सही है, ठीक है। चलिए, Sn की वैल्यू, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मुझे n पता नहीं है, मुझे ढूंढना ही है कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, Sn मुझे ढूंढना है, तो n ही रहेगा। 2 a की वैल्यू मेरे पास 1 है, क्वेश्चन के मुताबिक पहला नंबर a कहा जाता है, प्लस n मुझे नहीं पता, d मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, हालांकि ये AP ही है इसलिए 2 - 1 1, d की वैल्यू भी 1, तो 1 में लिखने की वहां पे कोई आवश्यकता ही नहीं है। नाउ n/2, 2 1 जा 2 प्लस n-1, क्लियर है। नाउ 2 - 1 1, तो n/2 यहाँ निकलेगा आंसर n, 2 - 1 1, n-1, यानी कि आंसर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे तो क्या निकलेगा, n² माइनस n/2। तो पहले n नेचुरल नंबर का समेशन ऑलवेज n ब्रैकेट n-1 वॉल डिवाइड बाई 2 ही आता है, ऐसा आपकी एनसीईआरटी में है। मैंने आपको शुरुआत में जब चालू हुआ क्वेश्चन तभी बताया कि आपको ये स्टेटमेंट याद ही रख लेना है, ये स्टेटमेंट याद ही रख लेना है, तो आपको ये दिक्कत ही नहीं होगी कि n² आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको वन वर्ड में पूछी जा सकती है। वन वर्ड के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा पूछ सकते हैं कि द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो आंसर हकीकत में क्या है, n ब्रैकेट n-1 वॉल डिवाइड बाई 2, यानी n-1/2, ये मेरा आंसर नहीं है, यानी कि जो हमारा आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, फॉल्स। ये आपको कैलकुलेशन करके इसलिए बताया कि आपको पता चले ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नया आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज 1। ट्रिग्नोमेट्री में जब आप टेबल पढ़े तब आप एक चीज पढ़े होंगे कि सेक थीटा की अलग अलग वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये सारी वैल्यू हम पढ़े अगर आपको याद हो तो उसमें से सेक थीटा की जब हम अलग अलग वैल्यूज लिखते थे, उस वैल्यू में जो ये 60 वाली वैल्यू आती थी वो क्या थी, याद करो, और ये 30 वाली वैल्यू आती थी वो क्या थी, याद करो। यानी कि हमारे पास 0 डिग्री वाली वैल्यू भी है, हमारे पास 30 डिग्री वाली भी है, 45 वाली भी है, 60 वाली भी है और 90 वाली भी है। हमको सेक थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। आप इसको 11-12 पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हो तो थोड़ी सी बात चेंज हो जाती है। वहाँ हमको पूरा सर्कल देखना होता है, यानी कि सिर्फ 0 से 90 तक नहीं जाना है, 180 भी जाना है, 270 भी जाना है, 360 तक जाना है, ठीक है। तो वो सेक थीटा के लिए पूरा जो हमारा सर्कल चलता है वो अलग मैटर से चलता है। पर यहाँ पे हमको जो ट्रिग्नोमेट्री के बेस से देखना है तो हम फिलहाल इतने एंगल्स की बात करें तो इतने अलग अलग एंगल में याद करो ऐसी कौन सी वैल्यू थी। अगर आपको पता हो तो चैट सेक्शन में लिखो भी ज़रूर, यहाँ पे ही वीडियो पुश करके चैट सेक्शन में लिखो कि सेक थीटा की कौन सी वैल्यू 1 से बड़ी थी, याद करो। और वो याद ना आए तो उतना तो याद आपको आ सकता है कि कॉस और सेक एक दूसरे के साथ क्या चलते हैं, इनवर्स चलते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ इनवर्स चलते हैं। तो कॉस थीटा
वो तो आपको पता ही है 1/2 कब आता है, 1/√2 कब आता है, √3/2 कब आता है, 0 कब आता है, ये सारी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो वो उसके माध्यम से हम सेक को याद कर सकते हैं। याद करो, अगर याद आता है तो कि cos थीटा यानी कि cos 60 की वैल्यू 1/2 थी, cos 60 की वैल्यू 1/2 थी, तो sec 60 की वैल्यू 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2 होगी, तो 1 से बड़ी वैल्यू हुई ना, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sec थीटा इज 1, दैट इज नॉट ट्रू, वो फॉल्स है, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वहां आंसर 2 भी आ सकता है जब मैं थीटा की वैल्यू 60 लेता हूं। आई बात समझ में? सारा कंसेप्ट इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आपको इसके जैसे कोई क्वेश्चन अगर आते हैं तो भी आपका दिमाग चलना चाहिए, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, उसके अलावा के भी क्वेश्चंस के लिए आपका दिमाग चलना चाहिए। नाउ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मींस द चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन। वी कैन से, हमको बताया गया है कि इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग व्हेनेवर आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड डेटा दिया हो, आपको क्लास लेंथ वाला डेटा ना दिया हो, आपको सीधा न्यूमेरिक डेटा दिया हो, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होना मीडियन के लिए बहुत ज़रूरी है। यह हालांकि यहाँ पे मेंशन है क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी है, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो हमको असेंडिंग ऑर्डर मान के ही चलना है ना। एज 6, 7, x - 2x, x 17, 20 इज 16, यानी कि मीडियन की वैल्यू 16 है, तो x ढूंढो। हमको 16 जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है वैल्यू ऑफ मीडियन। तो यहाँ पे बच्चों समझो, आप लोग 9th स्टैंडर्ड में वो चीज सीखे थे, 10th में उसका जिक्र नहीं है, बट 9th स्टैंडर्ड में वो चीज सीखे थे कि आपके पास मीडियन ढूंढने के लिए 2 ऑप्शन थे। जब आपको दी हुई डेटा, आपको दिया हुआ ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर के तौर पे हो या तो इवन नंबर के तौर पे हो, मैं आपको दोनों सिखा देता हूं, आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो दोनों आने चाहिए। ऑड नंबर पे से आता है या तो इवन नंबर में से आता है, तो क्या करना है, समझो ऑड नंबर में से आता है, इसका मतलब क्या, फॉर्मूला निकलेगा मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू n+1 वॉल डिवाइड बाय 2, और अगर इवन में से आता है तो आंसर निकलता है n/2 नंबर का, सॉरी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, नंबर का ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 नंबर का ऑब्जर्वेशन वॉल डिवाइड बाय 2। अब कई बार आप सोचते होंगे कि सर ये दोनों फॉर्मूला तो हमको आते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं एग्जाम टाइम में कि ऑड किस में लगेगा, इवन किस में लगेगा। तो एक छोटी सी ट्रिक है, समझो। ऑड का मतलब ODD, यानी कि यहाँ पे 3 ही नंबर है, इवन का मतलब यहाँ 4 नंबर है। ऑड और इवन को भी ऐसे याद रख सकते हो कि कई बच्चों को तो ऑड और इवन के बारे में शायद पता ना हो, तो ऑड का मतलब 1, 3, 5, तो ये सब ऑड, देखो 1, 2, 3 आया 3, 1, 2, 3, 4 आया 4, यानी कि 2, 4, 6 ऐसे चलने वाले इवन, तो ऐसे और इवन और ऑड को भी ऐसे याद रख सकते हैं। नाउ ऑड और इवन जो है उसमें याद कैसे रखोगे, तो कि ऑड मतलब छोटा, छोटा मतलब छोटा फॉर्मूला, इवन मतलब 4 बड़ा, बड़ा मतलब बड़ा फॉर्मूला। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? ऑड मतलब क्या, छोटा फॉर्मूला, इवन मतलब क्या, बड़ा फॉर्मूला। ठीक है, अब उसमें वैल्यू डालनी है। हमारे पास पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन, 6 मतलब कि इवन, तो हमको इवन वाले में फॉर्मूला में वैल्यू डालनी पड़ेगी। 6 ऑब्जर्वेशन, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 6/2, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2, थर्ड प्लस 1 यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये जब आप अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टिव करोगे तब आपको पता चल ही जाएगा कि इसके बाजू में नेक्स्ट नंबर ही आता है, नेक्स्ट नंबर ही आता है, डिवाइड बाय 2। कई सारे बच्चे जल्दी जल्दी में यहाँ पे 3 + 4 7/2 कर देते हैं, 3.5 नहीं, ऑब्जर्वेशन इसलिए मैंने लिखा है थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, x-2, ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन है, प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, x, तो हम x लिखेंगे, वॉल डिवाइड बाय 2, और उसमें मीडियन कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। 2 को मैं अगर यहाँ सामने मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या बनेगा, 16 2 जा 32, x प्लस x डायरेक्ट ब्रैकेट खोल दिया है, 2x माइनस 2 को अगर मैं लेफ्ट ले लेता हूं तो वो बन जाएगा 34 इज इक्वल टू 2x, अगर 2 से काट देते हैं तो आ जाएगा 17, यानी x की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी 17, जो हमारा ऑप्शन सी है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि ये चीज मैं स्लोली डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको पता चले, आपको जब सॉल्व करना है तब एकदम स्पीड में पता चलना चाहिए। इवन मतलब 4 मतलब कि n/2 नंबर का ऑब्जर्वेशन, n+1/2 नंबर का ऑब्जर्वेशन, वो याद ना रहे तो इसके तुरंत बाद वाला ऑब्जर्वेशन, ये दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If PA एंड P ऑफ A बार, उसका रेशियो 3:4 दिया है, मतलब कि PA/P ऑफ A बार इज इक्वल टू 3:5। मैं उसको जरा प्रॉपरली मेंशन कर दूं तो P ऑफ A अपॉन P ऑफ A बार इज इक्वल टू 3/5, ये मुझे बताया गया है। क्वेश्चन है तो P ऑफ A क्या होगा, P ऑफ A क्या होगा वो मुझे बताया गया है। अब आप एक चीज जानते हो, P ऑफ A और P ऑफ A बार बराबर 3:5। एक चीज है, जब भी कभी रेशियो दिया होता है तब आपका दिमाग चलना चाहिए, जब भी कभी रेशियो दिया होता है तब इसके इक्वल या तो हम K या तो X या कोई भी वेरिएबल लेते हैं। तो वेरिएबल ले तो मेरा P ऑफ A क्या बन जाता है, P ऑफ A बन जाता है 3 × X 3x, और मेरा P ऑफ A बार, ये जो है P ऑफ A बार क्या बन जाता है 5 × X 5x। P ऑफ A बार क्या बन जाएगा 5 × X 5x। नाउ P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार, हमने पिछले पेपर के अंदर हमने वो चीज देखी, गाला असाइनमेंट 1 के पेपर में ऐसे क्वेश्चन 2 थे कि P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार की वैल्यू का टोटल 1 होता है, यानी कि P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार अगर 1 है तो 3x प्लस 5x भी तो 1 होगा। फॉर्मूला के तहत 3x प्लस 5x वो भी क्या होगा 1 होगा। 3x प्लस 5x यानी कि 8x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 1/8, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 1/8 निकलना चाहिए। 3/5 कुछ मिस्टेक हुई है, P ऑफ A बार 3:5 दिया हुआ है। माफ कीजिए, P ऑफ A ढूंढना है, हमने सिर्फ x ढूंढ लिया, अभी हमको P ऑफ A ढूंढना है। P ऑफ A यानी कि x की वैल्यू मिल गई, अब उसकी वैल्यू यहां रख देते हैं, x तो मिल गया, चलो P ऑफ A ढूंढना था, P ऑफ A ढूंढना है तो P ऑफ A क्या है 3x, यानी कि 3x की वैल्यू क्या है 1/8, 3 1s are 3/8। नाउ वी गॉट द आंसर C 3/8। गॉट इट। सो x की वैल्यू जो है वो 1/8 है, और हमारा जो एक्चुअल आंसर जो हमको चाहिए वो क्या है, वो है 3/8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द वर्ड probability, the probability of the letter giving vowel, vowel कौन कौन से है A, E, I, O, U, ये क्या है, ये हमारे वोवेल है, तो वोवेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें से वोवेल को ढूंढे तो कौन कौन है, ये रहा एक O, ये रहा एक A, ये रहा एक I और ये रहा एक दूसरा I, मतलब कि 4 है इसके अंदर क्या है वोवेल है। हमको कितने वोवेल है उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। क्वेश्चन के अंदर वही बताया गया, क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर बीइंग वोवेल, कौन से ऐसे लेटर है जो वोवेल है वो हमको ढूंढना है। तो 4 लेटर है वोवेल, O, A, I, I, यानी कि फेवर हो रहा है 4 का। टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई 4/11। ऑप्शन जो है हमारा क्या है डी, क्या है ऑप्शन डी। डी ऑप्शन के अंदर वो चीज बताई गई है क्या 4/11। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ 4/3 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, समझिएगा 4/3 सॉल्यूशन है ऐसा बताया गया है, सॉल्यूशन है ही ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो क्या ढूंढो k की वैल्यू फाइंड करो। क्या फाइंड करो k की वैल्यू फाइंड करो। तो सीधी सीधी बात है, ये जो है वो सॉल्यूशन है, हमने पहले भी ये चीज जानी कि x y वो मेरा सॉल्यूशन होता है, 4/3 मेरा सॉल्यूशन है, यानी कि x की वैल्यू क्या है 4 है, y की वैल्यू क्या है 3 है। ये दोनों की दोनों वैल्यू हमको कहाँ पुट कर देनी है, हमारे इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए 3 × x, x की वैल्यू क्या है 4 प्लस 4 × y, y की वैल्यू क्या है 3 प्लस 5 × k इज इक्वल टू 49। चलो
4 3 ज़ा 12 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 5k इज इक्वल टू 49। 12 प्लस 12 24 को उस तरफ ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, दिमाग चलना चाहिए। 49 माइनस 12 प्लस 12 24 निकल जाएगा तो बचेगा 25 यानी कि 25। 5k 5 से उड़ा दे तो आंसर आ जाएगा 5, आंसर निकल के आ जाएगा k इज इक्वल टू 5, जो हमारे ऑप्शन के अंदर मेंशन है ऑप्शन बी पे। गॉट इट? तो ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30 एंड देयर डिफरेंस इज 16, देन द स्मॉलर नंबर इज। क्वेश्चन को समझिए, क्या है? क्या है कि सम ऑफ टू नंबर इज 30, कोई भी दो नंबर का टोटल क्या है? 30। मुझे नहीं पता वो दो नंबर क्या है, और वो दो नंबर का डिफरेंस क्या है? 16। वो दोनों का डिफरेंस भी कितना दिया है? 16। तो सीधी सीधी बात है, अब यहां आपको पूरा इक्वेशन बनाने नहीं बैठना, यहां दिमाग चलना चाहिए कि भाई दो नंबर दिए हैं तो कोई एक नंबर x होगा, कोई एक नंबर y होगा। उन दोनों का सम मुझे दिया है 30 और वही दोनों का सब्ट्रैक्शन वो क्या दिया है, यानी कि डिफरेंस क्या दिया है? 16। वो मेरा दिमाग चलना चाहिए, मुझे इन दोनों को टोटल कर देना है। चलो मैं टोटल करता हूं, तो y उड़ गया, x प्लस x आंसर आ गया 2x, यहाँ पे 30 और 16 मेरे पास आंसर निकल के आ गए 46। क्लियर? आई बात समझ में ना? अब 2 से अगर मैं उड़ा देता हूं तो आंसर निकल गया 23। x की वैल्यू 23 आई, वो कोई भी एक में रख दो फटाफट से, जैसे कि यहां रख देते हैं, तो 23 प्लस y इज इक्वल टू 30। 23 को राइट साइड ले लो, 30 माइनस 23 आंसर निकल के आ गया 7। तो हमको क्या ढूंढना है? देन द स्मॉलर नंबर, इन दोनों में छोटा कौन है? 7। तो आंसर आ गया 7। क्लियर? फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ओके, ऑब्जेक्टिव का लेवल कोई भी हो, हमको दिमाग चलाना है, चाहे ऑप्शन दिए हो चाहे ऑप्शन ना दिए हो। आई बात समझ में? चलिए, आंसर निकल के आ गया 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, a of 05, b of 30 and c of 35 are vertices of an blank triangle। One of the most important question, इसको लेके बच्चे बहुत दिक्कत में रहते हैं। क्या दिक्कत होती है समझो। पहली बात कि ये तीनों तीन कौन से ट्राइंगल है, तो पहले तो बच्चे लग जाएंगे। चलो a दिया, b दिया, c दिया, ab स्क्वायर ढूंढे, bc स्क्वायर ढूंढे और ac स्क्वायर ढूंढ लेते हैं, मतलब अपना जो है काम बन जाएगा, अपने को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पर ऐसा नहीं है, हमको इतना बड़ा सम सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास ग्राफिकल डेटा है, आपके पास ग्राफ है, यानी कि आप इसको थोड़ा सा एज्यूम करो, सम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये आपका ग्राफ है। अगर मैं y एक्सिस यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 तक ले लो, क्योंकि आपकी वैल्यू भी 5 से बड़ी नहीं हो रही है। देख लो, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ 5 है, तो वो वैल्यू तो बड़ी हो ही नहीं रही। अब पुट करो, क्या करो? पुट करो, हमारे पॉइंट को प्लॉट करो। चलो पहले 0,5, आप जानते हो जिसका x 0 वो y एक्सिस पे होता है, यानी कि वो पॉइंट यहाँ पे है, वो पॉइंट कहाँ पे है? वो पॉइंट यहाँ पे है, इस जगह पे कौन सा है मेरा पॉइंट? a पॉइंट 0,5, मतलब कि a पॉइंट यहाँ पे है मेरा बैठा हुआ। 30 जिसका y 0 होता है वो कहाँ होता है? x एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे। ये क्या है मेरा? b पॉइंट 30। वन मोर 3 5, x पे 3, y पे 5, y तक ले जाओ, ये रहा वायु, तो ये यहाँ पे बैठा हुआ है। c पॉइंट कहाँ पे है? 3 5। तीनों को जोड़ू मैं, अगर मैं तीनों को जोड़ू तो क्या एक ट्राइंगल बनेगा? हाँ बनेगा, ये रहा, ये ट्राइंगल बना ना, ये ट्राइंगल देख लो, सिंपल। तो यहां से दो चीजें बाहर निकल के आती है। एक, ये स्ट्रेट लाइन है, यस पैरेलल टू x एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन है, यस पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ है, पर अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो साथ में दिमाग ये भी चलाओ कि वो राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा कोई और ट्राइंगल है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर कभी कभी दो भी हो सकते हैं। देखो, यहां से अगर मैं यहाँ का अगर डिस्टेंस थोड़ा सा भी मेजर करता हूं, समझो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैं मेजर करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है? यहाँ से यहाँ कितने यूनिट है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी कि ये डिस्टेंस 3 है। मैं यहाँ से यहाँ मेजर करता हूँ तो 1 2 3 4 5 यूनिट, तो ये 5 है। हालांकि हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट के मुताबिक ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है, पर अगर मैं यहाँ पाइथागोरस लगाऊंगा तो भी मेरा आंसर क्या निकल के आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 √34।
यानी कि अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट हमारा 5 बड़ा होना चाहिए, √34 छोटा होना चाहिए, वो मैटर नहीं करता। √34 बड़ा है एज कम्पेयर टू 5, वो भी मैटर नहीं करता। पर आपको ध्यान क्या रखना है, आपके दिमाग में जनरली ये होता है कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है, लेकिन कोई और ट्राइंगल तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, देखो तीनों तीन साइड अलग भी है तीनों तीन साइड अलग, यानी कि इसके 2 आंसर निकलेंगे। ये स्केलेन ट्राइंगल भी है और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, यानी कि यहाँ आंसर कितने निकल के आने वाले हैं? 2। ये स्केलेन ट्राइंगल भी है और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है। राइट एंगल भी बना रहा है और इसकी एक भी साइड भी सेम नहीं है। तो आंसर यहीं से पता चल जाना चाहिए, ए और एन दिया हुआ है, शायद 2 आंसर बन सकते हैं। या तो आपका आंसर क्या निकलेगा, स्केलेन निकलेगा, या तो राइट एंगल निकलेगा। ठीक है, तो दिमाग में रखेगा यहाँ पे 2 आंसर है, या तो स्केलेन ट्राइंगल या तो राइट एंगल ट्राइंगल। गॉट इट एवरीवन? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर के क्वेश्चन में मेंशन है कि द साइन स्क्वायर, माफ कीजिए, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 देन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू 4a क्या होगा? थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है पर है बहुत इजी, समझो। साइन ए इज इक्वल, माफ कीजिए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वो हमको मेंशन दिया हुआ है, बताया ही गया है। तो जिनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बेहतरीन आते हैं उनको यहाँ पता चल ही जाता है कि मेरे पास एक आइडेंटिटी है, क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है मेरे पास ये चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां मैं कुछ ऐसा बना दूं, देखो साइन स्क्वायर ए को मैं अगर क्या कर लूं, साइन स्क्वायर ए को अगर मैं राइट साइड ले लूं तो मेरा जो साइन का फॉर्मूला आ जाएगा, साइन ए वो क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर तो क्या होता है, मैं अगर ले लूं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे मैं कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। थोड़ा सा दिमाग चलाना है यहाँ पे आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर लिख दिया। वो कॉस स्क्वायर मेरे डेटा में है, ये रहा, देखो है बस। तो साइन की जगह पे उसकी साइन के फॉर्मेट में उसका आंसर लिख दो। क्या है? देखो कॉस स्क्वायर ए, उसकी जगह पे क्या आएगा? साइन ए। क्या आएगा? साइन ए प्लस कॉस रेज टू 4। कॉस रेज टू 4 को क्या ऐसा नहीं लिख सकता मैं? कॉस स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा नहीं लिख सकता हूं। तो कॉस स्क्वायर का मतलब तो क्या था? साइन। तो कॉस को हटाओ, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? साइन, और उसका बाहर का स्क्वायर तो है ही, मतलब कि साइन का स्क्वायर। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया। और ये तो क्वेश्चन में ही मेंशन है, देखो ये रहा, दिया है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, यानी कि इसका आंसर तो वहां पे है ही, इसका आंसर तो ऑलरेडी वहां पे है ही, पर हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यही 1 इसके बराबर है। आई बात समझ में? ठीक है, तो दिमाग में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बताया गया है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट Q, मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन होगा, लास्ट पेपर में भी था, सर्कल के टेंजेंट के क्वेश्चन होते हैं हर साल। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट Q टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर, Q का सेंटर से डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। यानी कि एक मेरे पास एक सर्कल है, बाहर कोई पॉइंट है, मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, बाहर का पॉइंट Q पॉइंट है, सेंटर मेरा O है, बताया गया है। ठीक है, पॉइंट का नाम कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट Q, ये Q पॉइंट से टेंजेंट, ये जो लेंथ है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर, ये तो बताया गया है। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ Q का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से Q का डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ सर्कल, यस यू नो, वी नो वेरी वेल, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। अगर पाइथागोरस लगता है तो आप ट्रिपलेट अगर जानते हो तो जिन को पता है सीधा 7 आंसर लिख देंगे बच्चे, जिन को पता है, पर नहीं पता है तो हम आंसर आसानी से बना सकते हैं। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कोई P पॉइंट दे दूँ तो नाम बनेगा OP स्क्वायर। नाउ 625 माइनस 576 निकलेगा 49 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे रूट पहना दूँ तो स्क्वायर का रूट कट 49 का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर मुझे OP मिल जाएगा, जो कि मेरी रेडियस है।
पर इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती नहीं है। जो बच्चे एडवांस लेवल पे जा रहे हैं उनको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, जिसमें बड़ा नंबर हाइपोटेनस होना चाहिए। इसके अगले क्वेश्चन में जो था उसी हिसाब से, ठीक है। तो अगर 25 है, यहाँ 24 है, तो ऑब्वियस है कि ये 7 आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर inscribed in a circle, this is the main thing, inscribed in a circle of radius 8 cm। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। inscribed in a circle, दो जगह पे बच्चे थोड़े से बौखला जाते हैं। inscribed in a circle मतलब सर्कल के अंदर कोई स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया है। आई बात समझ में? क्योंकि दो चीजें होती है हमारे सिलेबस के अंदर, जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें दो लेवल होते हैं। समझो, सर्कल के अंदर किसी स्क्वायर को या कोई शेप को इंस्क्राइब करना, या कोई पर्टिकुलर शेप के अंदर सर्कल का होना। जैसे कि स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर अगर कोई सर्कल होता है जो उसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, तो इसके लिए भी अलग थियरम है, इसके लिए भी अलग थियरम है। इसके लिए अगर मैं लिखूं ABCD, तो यहाँ थियरम है सामने सामने की साइड का टोटल सामने की साइड के टोटल बराबर होता है। सादी भाषा में कहूँ तो, मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज ना करूँ तो AB + CD = BC + AD, सामने की साइड का टोटल सामने की साइड के बराबर होता है। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्या है, यहाँ मैं एक अगर सेंटर में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि उसका हाइपोटेनस है, तो यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल की भी एक प्रॉपर्टी लगती है, क्या कि ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री व्हेनेवर एनी स्क्वायर एनी शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एट द टाइम ऑपोजिट एंगल मस्ट सप्लीमेंट्री। तो ये सप्लीमेंट्री है, अभी हमारे क्वेश्चन में नहीं है, बट ये दोनों चीज हमारे क्वेश्चन में नहीं है, बट दिखा दिया आपको पता चले कि ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है। आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन में हमको दो चीज का ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है समझते हैं। एक सर्कल दिया होता है, उसके अंदर अगर हमारे क्वेश्चन के मुताबिक एक स्क्वायर दिया है, उसको मैं अगर क्या कर दूं, यहाँ से एक लाइन जोड़, यहाँ पे मैंने क्या कर दी, बना दी। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। मैं नाम दे देता हूँ, सारी साइड सेम। मैं मान लो x कहता हूँ तो x सेंटीमीटर x सेंटीमीटर x सेंटीमीटर, हर एक की लाइन, हर एक का जो मेजरमेंट है वो है। रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 और 8 टोटल कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आप लोग जानते हो स्क्वायर क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल जो बना वहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, तो क्या बात बनेगी, बनेगा AC स्क्वायर, क्या बनेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ऐसा बनेगा। चलिए, AC स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 16 × 16 फिलहाल नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इससे हमको कट कर देना है। अगर मैं यहाँ से 2 से कट करूँ तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब यहाँ आपको ख्याल रखना है, क्या ख्याल रखना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर अगर है, समझना क्या है बच्चों, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है, जहां ये पूरा मिलके 16 बन रहा है, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर बनेगा। तो वो हमने यहीं पे अप्लाई किया है, कुछ नया तो किया नहीं है, ठीक है। तो 2 से मैंने उड़ा दिया, मतलब कि यहाँ निकला आंसर क्या, 16 × 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर। क्लियर। अब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है सर्कल का रेडियस अगर 8 सेंटीमीटर हो तो एरिया ढूंढो। किसका एरिया, स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ है x, x × x, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर ही तो मेरा आंसर है, यानी कि 16 × 8 जा 128 सेंटीमीटर। क्या निकलेगा, 128 सेंटीमीटर। सीधा आंसर निकल गया, क्या निकलेगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? जितना हो सके इन सारी बातों को ग्रास्प करने की ट्राई कीजिएगा तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड आर x, y, z रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबॉइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन। एक क्यूबॉइड को पहले मैं हम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर दिया है।
क्यूबॉइड की कुछ पर्टिकुलर लेंथ होती है, ये मेरे क्यूबॉइड की लेंथ है, ये उसकी ब्रेड्थ है और ये उसकी हाइट है। ठीक है, 3 चीज़ों को मैंने मेंशन किया है, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है इफ द एरियाज ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसिस, पास पास की फेसिस का एरिया क्या है, x y z। पहली फेस का एरिया क्या है, x y z। पहली फेस का एरिया लेंथ इंटू हाइट, पहली फेस का एरिया लेंथ इंटू हाइट, साइड की फेस का एरिया हाइट इंटू ब्रेड्थ, पीछे की फेस जो है ऊपर नीचे, माफ कीजिए नीचे की जो बॉटम की फेस है उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यानी कि तीनों लेंथ और ब्रेड्थ आप जानते ही वो चीज़, यानी कि वो तो मुझे बताया गया है। क्या बताया गया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया है कितना x, माफ कीजिए कैपिटल X है, ब्रेड्थ इंटू हाइट क्या है कैपिटल Y, हाइट इंटू लेंथ क्या है कैपिटल Z। ठीक है, ये तीनों मुझे बताया गया है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH। क्या होता है, LBH। क्या होता है, LBH। तो मुझे ये करना पड़ेगा LBH यहाँ के लिए। तो पहले तो मुझे इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सब दो बार है, देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो LB इंटू BH इंटू HL, तो क्या है देखो L स्क्वायर B स्क्वायर, मल्टीप्लाई की साइन है, और H स्क्वायर इज इक्वल टू X Y Z। सही है ना। अब स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, तो सिर्फ LBH चाहिए ना, मुझे तो वॉल्यूम ढूंढना है, मतलब कि सिर्फ LBH चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा LBH, सामने क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ X Y Z। यानी कि एरिया, माफ कीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या निकल के आ गया अंडर रूट ऑफ X Y Z। कुछ नया नहीं किया, कुछ नया नहीं किया, सिर्फ उन्होंने जो बताया वही लिखा। एरिया ऑफ 3 साइड, पहली साइड उसका एरिया x, दूसरी साइड उसका एरिया y, तीसरी साइड उसका एरिया z। हमारा क्यूबॉइडल उसका कोई एक फेस तो रेक्टेंगल शेप का है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के मुताबिक आप जो गिनते हो, एक में कभी लेंथ कभी ब्रेड्थ कभी हाइट कभी लेंथ। ठीक है, ये तो गाना हो गया। ओके, सो लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या निकल के आ गया अंडर रूट ऑफ x y z। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। P ऑफ A माइनस P ऑफ A बार, हर वक्त प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा और इसमें से ही ज्यादातर आएंगे, ध्यान रखिएगा। P ऑफ A माइनस P ऑफ A बार इज इक्वल टू माइनस 0.3, इज इक्वल टू माइनस 0.3, समझिएगा। तो इजी बात है भाई, यहीं पे ही हम कर देते हैं, यहीं पे ही कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सीधी सीधी बात है, P ऑफ A माइनस P ऑफ A बार बराबर माइनस 0.3 है। तो हमारे पास एक रिलेशन है, क्या है, P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इज इक्वल टू 1, P ऑफ A जो दिया है माइनस P ऑफ A बार इज इक्वल टू माइनस 0.3 जो हमको दिया है। बस वही करना, नया तो कुछ करना नहीं, हमको जो दिया टोटल कर देते हैं। हमको ढूंढना क्या है, P ऑफ A ढूंढना है। तो P ऑफ A बार माइनस प्लस कट हो गया, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, एलिमिनेशन याद करो थर्ड चैप्टर। P ऑफ A 2 इंटू P ऑफ A, सामने 1 माइनस 0.3 यानी 0.7, 2 को डिवाइड में ले लूँ तो क्या बनेगा, P ऑफ A बनेगा 0.7 डिवाइड बाय 2, 0.7 का आधा 0.35। गॉट इट एवरीवन। यानी कि हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 0.35। क्लियर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 16th नंबर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आहान स्कोर 35 मार्क इन 50 मार्क टेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि यहाँ बच्चे जनरली एक चीज की गलती करते हैं कि सर 50 मार्क की एग्जाम में 35 मार्क आने की संभावना एक ही बार है, यानी कि हमारा जो फेवर हुआ वो 1 हुआ और टोटल हुआ वो 50 मार्क हुआ। पर ऐसा नहीं है, फेवर जरूर 1 हुआ, 35 मार्क आ सकते हैं, नो डाउट 35 मार्क का फेवर एक ही बार होगा, पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम 50 नहीं है, वो तो 51 है। क्यों?
क्योंकि आपका 1 मार्क आ सकता है 50 में से, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं, लेकिन 0 भी तो आ सकता है। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया तो आंसर 0 आएगा, माफ कीजिए, आपका जो पेपर का अंदर मार्क आने वाला है वो 0 आएगा। यानी कि एक 51 नंबर की प्रोबेबिलिटी वो भी है कि आपका मार्क 0 आए, यानी कि टोटल आउटकम 50 नहीं है, क्या है, 51 है। दिमाग में रखिएगा 50 मार्क की टेस्ट में 35 मार्क आने के जो चांस है वो क्या है, 35 मार्क आने के चांस वो क्या है, 51। गॉट इट एवरीवन। चलिए, तो आज भी हमने नए ऐसे 16 क्वेश्चन जो है वो कर दिए हैं। आगे कोई क्वेश्चन है नहीं है, थैंक्स कह दिया है, नेक्स्ट पेपर में हमको मिलना है इसलिए। सो बच्चों, आज जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं यहाँ पे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। किसी प्रकार से उसको शॉर्ट टिक से सॉल्व करना है, उसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब कुछ भी मैंने बताया है, ठीक है। सो बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वो सारे क्वेश्चन, उसके जैसे क्वेश्चन हम और नए आपके लिए लेके आने वाले हैं। नया जो पेपर सेट आएगा और नए पेपर सेट के अंदर हम और नए MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं तब तक, थैंक्स अ लॉट।